रमाकांत एक ढाबे वाला था। उसका ढाबा हाईवे पर था, इसलिए अक्सर वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। भाई एक छोले पूरी, एक पुलाव और एक दाल खिचड़ी, पर जल्दी करना। आप बैठिए, अभी भेजता हूँ। रमाकांत देर तक अपने ढाबे पर काम किया करता था और देर रात जब वो घर लौटता तो उसकी बेटी नीलिमा उसका इंतजार कर रही होती थी। तू सोई नहीं अब तक? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको खाना खिलाए बगैर मैं सो जाऊं। अब तक तो नहीं, पर आगे हो सकता है। और वो क्यों भला? क्योंकि मैंने तेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। क्या पापा, मुझे नहीं करनी शादी वादी। सभी लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं और फिर अपने ससुराल जाने के बाद अपने माँ पापा को भूल जाया करती हैं। करती होंगी, पर मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। पापा, क्या आप कोई ऐसा लड़का नहीं ढूंढ सकते जो यहाँ हमारे साथ आकर रहे? घर जमाई चाहिए तुम्हारी बेटी को। बेटा बेटी पराए घर जाए, यही नीति है और यही सही है। मतलब आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, पर तेरी शादी भी तो करनी ही होगी। मैं तो तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ रहा हूँ जो तेरा इतना ख्याल रखे कि तुझे हम दोनों की याद भी ना आए। क्या पापा आप भी? अरे, आप दोनों का हो गया हो तो आप खाना खा लीजिए, काफी रात हो गई है। ठीक है। रमाकांत अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, पर ये भी सच था कि बहुत जल्दी उसकी बिटिया पराई होने वाली थी और अब रमाकांत और भी ज्यादा समय तक ढाबे पर काम करने लगा। क्या हुआ मालिक, आज इतनी देर हो गई, हमने ढाबा बंद नहीं किया। देर तो हो गई है, सोच रहा हूँ कुछ और ग्राहकों का पेट भर दूं। वैसे भी बिटिया के ब्याह के लिए पैसे बटोरने हैं। ठीक है मालिक, छोटी मालकिन की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे हम। बिल्कुल। रमाकांत के नौकरों ने भी उसका साथ दिया और वो लोग भी ओवर टाइम करने लगे। एक महीने बाद नीलिमा को देखने लड़के वाले आए और उन्हें नीलिमा पसंद आ गई। 2 महीने बाद एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इन दोनों की शादी के लिए अति उत्तम। ठीक है पंडित जी। सभी लोग खुश थे। नीलिमा की शादी तय हो गई थी। रमाकांत यहाँ वहाँ से पैसे जोड़ने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी में कोई कमी रहे। पर एक दिन जब वो हड़बड़ी में हाईवे का रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गया। जिस घर में डोली उठने वाली थी, उस घर में पिता की अर्थी उठी। सरिता और नीलिमा के जीने का सहारा ही चला गया। कुछ दिनों बाद किशोर रमाकांत के घर आया। भाभी, रमाकांत भाई ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। कहा था कि बिटिया की शादी है, बाद में लौटा दूंगा। अब वो तो नहीं रहे। अब मेरे पैसे कौन लौटाएगा? उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया भैया। वो सब मुझे नहीं मालूम। अब ये बताइए, मेरे पैसे कौन लौटाएगा? मैं लौटाऊंगी। मेरे पिताजी का सारा कर्ज मैं लौटाऊंगी। आप बस मुझे 6 महीने की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बेटा, मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा, पर तब तक पैसे तैयार रखना। सरिता ने अपना सर पकड़ लिया। माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर ये कर्ज कैसे उतारेंगे? काम करके मैं पिताजी का ढाबा चलाऊंगी। पर बेटा, तू कैसे ये सब करेगी? कर लूंगी माँ, पिताजी है ना मेरे साथ। और अगले ही दिन नीलिमा ढाबे पर चली गई। काका, आज से मैं ढाबा संभालूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारे पिताजी के हम पर बहुत एहसान है। हम सब तुम्हारा साथ देंगे। आपसे यही उम्मीद थी। ढाबे पर गाड़ियां रुकने लगी और लोग खाना खाने आने लगे।
नीलिमा सबका ऑर्डर और पैसे लिया करती थी। सुबह से रात तक वो ढाबा संभाल रही थी। ढाबा बंद करने के समय नीलिमा ने हिसाब जोड़ा। आज तो बस 3,000 का ही गल्ला हुआ है, जिसमें बस 1,500 का मुनाफा। ऐसा चलता रहा तो मैं किशोर काका का उधार कैसे चुकता करूंगी? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। अगले कई दिनों तक नीलिमा सुबह से रात तक काम करती थी, पर जो मुनाफा वो कमा रही थी वो कम ही था। वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। कई दिन बीत गए। एक रात सारे नौकर चले गए और नीलिमा ढाबा बंद कर रही थी। तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। बेटा, 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। आइए, बैठिए। पर बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं। नीलिमा किचन में गई तो वहाँ सब्जी थी पर रोटी नहीं थी। नीलिमा ने देखा कि रुमाली रोटी का आटा रखा था। उसने तुरंत चूल्हा जलाया और मटके पर 2 मटका रोटी बनाई और सब्जी के साथ उस साधु को परोस दी। वो साधु बहुत भूखा था। खाना देखते ही खाने लगा। जब उसका खाना खत्म हुआ तो उसने हाथ धोए। धन्यवाद बेटी, तुमने एक भूखे का पेट भरा है। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेंगे। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे लिए नहीं, मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। पल भर में उस साधु ने नीलिमा का अतीत जान लिया। तू बहुत ही साहसी है बेटा, और तेरे इस संघर्ष में मैं तेरी मदद करूंगा। जिस मटके पे तूने ये रोटी बनाई है, आज से वो मटका जादुई बन जाएगा। जो भी उस मटके पर बनी रोटी खाएगा, वो अपने आप को दूसरी खाने से रोक नहीं पाएगा, और तू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। नीलिमा ने उस साधु का आशीर्वाद लिया और फिर वो साधु चला गया और नीलिमा ढाबा बंद करके अपने घर चली गई। अगली सुबह नीलिमा ने ढाबा खोला और रोज की तरह ग्राहक आ गए। एक ग्राहक ने मटका रोटी ऑर्डर की। एक और मटका रोटी। उसने दूसरी भी खा ली। एक और देना। अरे भाई, तू ये तीसरी मटका रोटी मंगवा रहा है? क्या करूं, इतनी स्वादिष्ट मटका रोटी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। तू भी चक्कर देख। फिर क्या था, जिसने भी मटका रोटी खाई सब बार बार ऑर्डर करने लगे। दिन भर मटके पर रोटियां बन रही थी। रात में जब नीलिमा ने पैसे गिने तो वो हैरान थी। एक ही दिन में उसकी कमाई 10 गुना बढ़ गई थी। आज का मुनाफा 15,000। वो खुशी खुशी घर गई और अपनी माँ को सब कुछ बताया। बेटा, पर ऐसा कैसे? माँ, ये सब साधु बाबा का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से वो मटका जादुई मटका बन गया है। अब जल्दी ही पापा का कर्ज चुकता हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। अब नीलिमा खुश थी। वो खुशी खुशी ढाबे पर काम कर रही थी। 1 महीने बाद किशोर नीलिमा के ढाबे पर आया। बेटा, तुझे याद है ना, 1 महीना हो गया। जी काका, याद है। नीलिमा ने गल्ला से 2 लाख रुपए निकाले और किशोर को दे दिए। ये रहे आपके पैसे। इतनी जल्दी? बेटा, तूने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से कमाए? भगवान की कृपा से। नीलिमा ने किशोर के कान में जादुई मटके का राज बताया। बस तब से ढाबा चल पड़ा है और आमदनी भी बढ़ गई है। अच्छी बात है। तू ऐसे ही तरक्की करती रह। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। किशोर नीलिमा को आशीर्वाद देकर चला गया, पर उसके मन में पाप था। रात को जब ढाबा बंद हुआ तो किशोर उस जादुई मटके को चुराने ढाबे में आया, पर जैसे ही उसने मटके को हाथ लगाया, मटका गर्म होने लगा। मटका इतना गर्म हो गया कि वो लाल हो गया और किशोर के हाथ जल गए। मेरे हाथ, मेरे हाथ। किशोर को अपने लालच की सजा मिली।
उसको जादुई मटका रोटी वाला मटका भी नहीं मिला और उसके दोनों हाथ भी जल गए। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। श्याम और रीमा पति पत्नी थे। दोनों अपने बच्चों के साथ मनाली में रहते थे। दिन में श्याम और रीमा मैगी बेचते और शाम होते ही दोनों मोमोज बेचना शुरू कर देते। उनके मोमोज का व्यापार खूब चलने लगा। जो लोग मनाली घूमने जाते वो जरूर उनके यहाँ मोमोज लेने चले जाते और बड़े चाव से खाते। लोगों को श्याम के मोमोज ज्यादा पसंद आते। रीमा की बनाई हुई मैगी कोई नहीं पूछता। इससे श्याम और रीमा में अनबन होने लगी। भाग्यवान, आज क्या बनाया है खाने में? वैसे तुम्हारे हाथ की मैगी खाए कई दिन हो गए हैं। जी ठीक कहते हैं आप, बना लीजिए मेरा मजाक। मैं तो हूँ ही इसी लायक। बाहर के लोगों को मेरी मैगी पसंद नहीं आ रही और ऊपर से आप भी शुरू हो गए। रीमा गुस्से से किचन में चली जाती है। एक दिन श्याम की दुकान पर एक आदमी आया और कहने लगा, भाई साहब, आपके मोमोज लाजवाब हैं। ऐसे मोमोज मनाली तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा तो जी चाहता है भाई कि मैं आपके हाथ चूम लूं। तारीफ सुने कई दिन हो गए थे, आज आप आए हैं। ये सारी चीजें सुन सुनकर थक गया हूँ मैं। कुछ नया बोलिए। बस ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता चरम सीमा न छू ले। सफल हूँ इसलिए घमंड भी है। आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। श्याम की सफलता को देखकर कई और लोगों ने वहाँ पर मोमोज का ठेला लगा दिया। लगता है हमारे व्यापार को किसी की नजर लग गई है। मैंने आपको कहा था ना, ज्यादा हवाबाजी मत कीजिए। देखिए, हमारा व्यापार देखकर ही कई लोगों ने मोमोज का ठेला खोल लिया है। तुम इसकी चिंता मत करो। लोग व्यापार नहीं, व्यवहार देखकर खरीदारी करते हैं। और वही लोग व्यापार और व्यवहार करके हमसे आगे निकल जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई तरकीब हमें निकालनी होगी, वरना तुम्हारी बातें सच हो जाएंगी। श्याम रीमा की बातों को अनदेखा कर देता है। कुछ ही दिन बाद उनका व्यापार ठप हो जाता है। श्याम इस बात से चिंतित हो जाता है। एक दिन बाजार से श्याम व्यापार के सामान ला रहा था, तब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे चोट लग गई। जख्म गहरे होने के कारण डॉक्टर ने बोला कि श्याम को 3 महीने तक आराम करना है। आपको इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनसे कहिए पहले की तरह काम ना करें, आराम करें। श्याम काम ना कर पाने के कारण दुखी हो जाता है और घर की तकलीफ देखकर रीमा से कहता है, ये कैसा समय आ गया है हमारे जीवन में। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम अकेले ये सब कैसे देखोगी? इस वक्त मैं परिवार की मदद ना करने की वजह से सच में बहुत दुखी हूँ। आप घर की चिंता मत कीजिए। मैंने बच्चों को छुट्टी मनाने मायके भेज दिया है। कुछ दिन मैं आपका ख्याल रख के घर चला लूंगी। काश मैं भी तुम्हारी मदद कर पाता। रीमा ने अपना व्यापार फिर से शुरू कर दिया। श्याम की मदद ना मिलने की वजह से वो सिर्फ मैगी ही बनाकर बेच पाती और ठीक ठाक व्यापार हो जाता। एक दिन सुबह रीमा ने अपनी दुकान खोली ही थी कि वहां पर एक गरीब बुढ़ा भीख मांगते हुए रीमा की दुकान पर आ गया। गरीब बुढ़ा रीमा को दुकान पर देखकर श्याम को ढूंढने लगता है। बेटी, यहाँ पर एक बेहतरीन मोमोज वाला नौजवान रहा करता था, वो कहाँ चला गया? बड़े दिन हो गए उसने मुझे मोमोज नहीं खिलाए। जी, वो मेरे पति हैं। उनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से अब हम सिर्फ मैगी बेचते हैं। मैं आपको मैगी खिला देती हूँ, आप इसे खा लीजिए। रीमा ने उस गरीब बुढ़े को मैगी परोसी। मैगी खाते ही बुढ़े ने कहा, लाजवाब, ऐसा स्वादिष्ट मैगी मैंने आज तक नहीं खाया। तुम दोनों पति पत्नी के हाथों में जादू है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। गरीब बुढ़े की बात सुनकर रीमा को अच्छा लगा और उसने मैगी के पैसे मांगे। जी धन्यवाद। चलिए मैगी के पैसे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? मैंने कभी तुम्हारे पति को पैसे नहीं दिए। मैं जब भी आता था वो मुझे फ्री में ही मोमोज खिला देता था। सुबह सुबह आकर इन्होंने दिन की शुरुआत ही ऐसी कर दी।
आज का तो दिन ही बड़ा कठिन बीतने वाला है। गरीब बुढ़ा वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया और बोला, मैं अक्सर तुम्हारे पति के हाथ के मोमोज खाकर उसे जादुई तावीज दिया करता था, जिससे तुम्हारे दुकान की खूब बिक्री होती थी। वही मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ। गरीब बुढ़े ने अपने थैली में से एक तावीज निकाली। इस तावीज को तुम अपनी दुकान पर बांध दो और अपना व्यापार देखो। कैसी तावीज? उन्होंने तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। ये लो, और अब से मैगी और मोमो को साथ में मिलाकर बनाना शुरू कर दो। तुम मैगी बहुत अच्छा बनाती हो और अपने पति की मदद से मैगी और मोमोज को मिलाकर उसका व्यापार करो। इतना कहकर गरीब बुढ़ा वहाँ से चला जाता है। रीमा घर जाकर सारी बातें श्याम से बताती है। श्याम सारी बातें सुनकर कहता है, कई साल पहले एक बार ये गरीब बूढ़े बाबा हमारे दुकान पर आए थे। मैंने इन्हें मोमोज खिलाए, तब भी उन्होंने मुझे एक तावीज दी थी, जिसे मैंने हमारे मोमोज की दुकान पर लगाई और दुकान चलने लगी। लगता है ये वैसा ही तावीज है। उन्होंने ये भी कहा हमें मैगी मोमोज बेचने चाहिए, मैगी और मोमोज का मिश्रण। जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही करना चाहिए, इससे हमारे व्यापार में सिर्फ बढ़त ही होगी। श्याम की बात सुनकर रीमा ने अपने दुकान पर गरीब बूढ़े बाबा की तावीज बांध दी और मैगी मोमोज बनाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरे मनाली में मैगी मोमोज की चर्चा होने लगी। रीमा के हाथ के मैगी मोमोज टूरिस्टों को इतने पसंद आने लगे कि हर कोई बड़े चाव से खाने लगा। अन्य मोमोज वाले अपना व्यापार बंद करके वहां से चले गए और श्याम की तबीयत पहले से बहुत ठीक हो गई। अब से मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, हमारा व्यापार और चलने लगेगा। हमारे मैगी मोमोज अब सबको पसंद आने लगे हैं। क्यों ना हम अपना व्यापार हाथ गाड़ी से एक कैंटीन में बदल लें और तरह तरह के मैगी मोमोज बनाकर बेचें। इससे हमारा मुनाफा होगा। कैंटीन ही नहीं, बल्कि अब हम मोमोज की पूरी फैक्ट्री खोल देंगे। तुमने पूरा परिवार बखूबी संभाल लिया, मेरे ना होने के बावजूद। इससे ज्यादा गर्व मुझे कभी नहीं हो सकता। श्याम और रीमा ने एक बड़ी सी मोमोज की कैंटीन खोल दी। उनका व्यापार पहले से 2 गुना ज्यादा चलने लगा और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ फिर से रहने लगे। रतनपुर गांव के 3 दोस्त रमेश, सुरेश और मुकेश शहर जाकर पैसे कमाने का निश्चय करते हैं। रमेश, सुरेश और मुकेश बचपन के दोस्त होते हैं और तीनों में बहुत प्यार होता है। रतनपुर गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती है, इसलिए तीनों शहर की ओर निकल जाते हैं। 4 दिनों तक लगातार बारिश होने से बहुत से लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। मेरे पास तो जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए। शहर जाकर कोई नौकरी मिल जाए तो ये गुजारा चले। हाँ भाई, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। उस बारिश में तो हमारे घर की फसल भी बर्बाद हो गई। अब घर पर खाने की भी किल्लत होगी। बारिश में तो मेरा आधा घर ही ढह गया। मेरे माता पिता इस इंतजार में हैं कि मैं शहर से कुछ पैसे कमा कर लाऊंगा तो घर को वापस से बनवा लूंगा। वो तीनों चलते चलते एक नदी के सामने पहुंच जाते हैं। उस नदी के ऊपर एक पुल बना था, पर बारिश ज्यादा होने के कारण पुल टूट गया था। अरे भाई, ये पुल तो टूट गया है। शहर तो नदी के उस पार है। अब हम नदी कैसे पार करेंगे? हाँ, यहाँ तो कोई नाव भी नजर नहीं आ रही और हमारा शहर जाना भी जरूरी है। अब हम क्या करें? क्या हमें तैर कर नदी पार करनी होगी? मुझे तो कोई और रास्ता नहीं दिखता। लगता है हमें तैर कर ही नदी पार करनी होगी, पर बारिश के कारण नदी में पानी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। रमेश, सुरेश और मुकेश उस नदी में कूद जाते हैं। नदी में पानी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उन्हें बहुत परेशानी होती है और जान का खतरा होता है। बड़ी मुश्किल से वो तीनों दूसरे छोर तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही सुरेश के हाथ में एक चिराग होता है। सुरेश, ये तेरे हाथ में क्या है? तुझे ये नदी में मिला क्या? हाँ यार, तैरते वक्त ये चीज मुझसे टकराई तो मैं इसे लेकर आ गया।
ये देखने में तो किसी चिराग की तरह लग रहा है। क्या हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं? ये तो अलादीन के चिराग की तरह लग रहा है। सुरेश, रगड़ के देख, शायद इससे जिन बाहर आ जाए। सुरेश उस चिराग को रगड़ता है और उसके अंदर से सच में एक जिन बाहर आ जाता है, जिसको देखते ही सुरेश, मुकेश और रमेश के होश उड़ जाते हैं। जिसने मुझे बाहर निकाला उसका भला हो। इतने दिनों से उस नदी में मुझे बहुत ठंड लग रही थी और बाहर निकलने का जी कर रहा था, पर कोई मिल नहीं रहा था। हुकुम मेरे आका, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सुरेश, मुकेश और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर जिन की तरफ अविश्वासी आंखों से देखते हैं। अरे आप लोग बस मुझे देखते रहेंगे कि कुछ कहेंगे भी? हुकुम करिए, आपका हुकुम मेरे सिर आंखों पर। तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? जो आप बोलेंगे वो सब कुछ, पर हाँ, कोई गलत काम नहीं करता मैं। हम सब शहर जाकर पैसे कमाना चाहते हैं, क्या तुम उसमें हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं पैसे कमाने में आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन कैसे? आप तीनों शहर जाकर होटल खोल लो। मुझे जादुई तंदूरी रोटी बनानी आती है। होटल में मैं जादुई तंदूरी रोटी बनाऊंगा और आप तीनों बेचना। फिर देखना, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। पर हम होटल खोलेंगे कैसे? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमें उधार लेना पड़ेगा। फिर जब हमारे पास पैसे वापस आएंगे तब हम उधार के पैसे चुका देंगे। रमेश, सुरेश और मुकेश जिन को लेकर शहर पहुंच जाते हैं। वहां पर उधार के पैसे से एक होटल खोलते हैं। उस होटल का नाम जिन खाना रखते हैं और उसकी स्पेशलिटी तंदूरी रोटी होती है। जिन जो तंदूरी रोटी बनाता वो बहुत ही स्वादिष्ट होती और लोगों को बहुत पसंद आती। कुछ ही दिनों में उनका होटल बहुत तरक्की कर लेता है और उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। उनके होटल पर तंदूरी रोटी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है। जिन, तुमने तो हमारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारी जादुई तंदूरी रोटी तो लोगों को बहुत पसंद आई। तंदूरी रोटी में अलग ही जादू है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्या तुम हमें अपनी तंदूरी रोटी का राज बता सकते हो? मेरे आका, ये हम जिन्न लोगों की सीक्रेट रेसिपी है। ये हम आप लोगों को नहीं बता सकते, पर मैं हमेशा आपको ये बनाकर देता रहूंगा और आपका ये होटल हमेशा अच्छे से चलता रहेगा। होटल चलते हुए 1 साल हो जाता है। रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल के सामने बहुत पहले से ही एक धीरज का होटल था। उसके मालिक का नाम धीरज था। पहले धीरज का होटल अच्छा चलता था, लेकिन जब से रमेश, सुरेश और मुकेश ने अपना तंदूरी रोटी स्पेशल होटल खोला, तब से धीरज का होटल चलना बंद हो गया। धीरज को इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि आखिर वो लोग ऐसा क्या बनाते हैं कि उनके होटल में इतनी भीड़ होती है। बस अब बहुत हो गया। हमारा धंधा तो बंद होने की कगार पर आ गया है। जब से इन लोगों ने स्पेशल तंदूरी रोटी बेचनी शुरू की है, तब से हमारा तो काम ही नहीं चल रहा। आखिर ये लोग ऐसा क्या स्पेशल बनाते हैं कि इनकी तंदूरी रोटी इतनी बिकती है और लोगों को इतनी पसंद है? अब मैं ये राज पता लगा कर रहूंगा। धीरज रमेश, सुरेश और मुकेश का सीक्रेट पता करने पीछे लग जाता है। वो एक दिन सुबह सुबह उनके किचन में चुपके से घुस जाता है और वहीं बैठ जाता है। वो देखता है कि जिन अपने चिराग से निकलता है और तंदूरी रोटी बनाने लगता है। अच्छा, तो ये राज है। अब मैं बताता हूँ इन लोगों को। इनका जादुई जिन्न ही मैं चुरा लूंगा, फिर वो मेरा हुक्म मानेगा और मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। धीरज रात में रमेश, मुकेश और सुरेश के होटल में घुसता है और जिन का चिराग उठाकर अपने होटल में ले जाता है। अब आएगा ना मजा। धीरज चिराग को जोर से रगड़ता है, पर उसमें से जिन निकलने की जगह चिंगारी निकलती है और उसका होटल जलने लगता है। धीरज डर जाता है और उसकी राख को वहीं पर गिराकर दौड़कर रमेश, सुरेश और मुकेश के होटल में जाता है। बचाओ, बचाओ, आग, आग, बचाओ! रमेश, सुरेश और मुकेश उठकर आते हैं और धीरज के होटल में पानी मारने लगते हैं, पर उस पानी से होटल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही होती। मुकेश धीरज से कहता है, अरे भाई धीरज, किस चीज से ऐसी आग लग गई है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही?
आग तो देखने में बड़ी अजीब लग रही है। धीरज के पास अब सच बोलने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो तीनों को सारी बातें सच सच बता देता है कि उसने उन लोगों का चिराग चोरी कर लिया था। वो तीनों ये बात समझ जाते हैं कि जिन नाराज हो गया है, इसलिए धीरज के होटल को जला रहा है। धीरज भाई, हमने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। चोरी करने का यही सबक होता है। रुको, मैं जिन्न को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सुरेश दौड़ता हुआ होटल के अंदर जाता है और जिन के चिराग को उठा कर लाता है। उसे अपने हाथों में रखकर वो जिन को मनाने की कोशिश करता है और उसे शांत होने को कहता है। सुरेश की बात सुनकर जिन शांत हो जाता है और धीरज के होटल की आग बुझ जाती है। जिन वापस अपने चिराग में आ जाता है और उस चिराग को सुरेश ले जाकर अपने होटल में रख देता है। इसके बाद धीरज भी समझ जाता है कि चोरी से कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती और वो भी अपने होटल में और मेहनत करने लगता है और रमेश, सुरेश और मुकेश भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।